हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप विष्णु, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है कंपनी ऑडिट के एक और लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कंपनी ऑडिटर जो अपॉइंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिसक्वालिफिकेशन और फिर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर का और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। अब बढ़ चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप एवरी डे घर पे 10-15 मिनट जो हमने क्लास में पढ़ा उसको वापस से देखते हैं, नोट्स के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है, सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के पर्पज़ से है। पढ़ना आपको खुद को होगा, नोट्स आपको खुद के बनाने होंगे कि आपको क्या चीज़ याद नहीं रहती वो चीज़ आप लिखिए। पूरी बात नहीं लिख सकते तो मैं नोट्स बनाने का एक तरीका बता चुका हूँ। आप सिर्फ पॉइंट के नाम लिखिए। जैसे कंपनी ऑडिट, तो कंपनी ऑडिट के अंदर आप नोट्स में सिर्फ इतना लिखिए, पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा डिसक्वालिफिकेशन, फिर पॉइंट खुद सोचने की कोशिश कीजिए। जो याद आते हैं ठीक है, जो नहीं आते वो देख लीजिए। तीसरा अपॉइंटमेंट पढ़ा। इस तरीके से तो एक पेज के अंदर पूरी कंपनी ऑडिट ख़त्म हो गई। आपको क्लियर कट आइडिया है, पहले क्वालिफिकेशन पढ़ा, फिर डिसक्वालिफिकेशन पढ़ा, फिर ये पढ़ा। तो इसमें कहीं भी बीच में मीडियम नहीं आता, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और क्लास पूरी हम लोग हिंदी में चलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझाते हैं। तो अगर किसी को ऐसा है हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूज़न, तो वो ज़बरदस्ती का क्रिएट किया हुआ कन्फ्यूज़न है। इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय आप क्लास पे फोकस करें और ये देखें कि इस लेक्चर से, 1 घंटे के लेक्चर से मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे कहाँ नंबर मिल सकते हैं, मेरी क्या चीज़ क्लियर हो सकती है। हो सकता है आपने कंपनी ऑडिट पढ़ा हो, लेकिन जब वापस से देखते हो, चीज़ें सुनते हो एक टीचर के मुंह से या मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है आपके लिए वापस से दोबारा रिकॉल करना। ठीक है, और ये मैं फर्स्ट डे से बता चुका हूँ, ये एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही है सारी की सारी। तो कुछ भी आपको इररेलेवेंट चीज़ नहीं मिलेगी, हर चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद में बात आती है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, इससे जुड़े हुए प्रोविज़न। क्या होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर? रोटेशन का मतलब होता है, देखिए पुराना जो कंपनी एक्ट था उसमें ये सिस्टम था कि सिर्फ ये बातें तो लिखी हुई थी कि कंपनी है उसको क्या करवानी ज़रूरी है, ऑडिट करवाना ज़रूरी है, उसके लिए ऑडिटर होगा, ये क्वालिफ़िकेशन होगी, ये डिसक्वालिफ़िकेशन होगी। लेकिन फिर इसमें ये चीज़ थी कि एक ही ऑडिटर एक ही कंपनी की ऑडिट किए जा रहा है कंटिन्यूस, लगातार सालों साल तक, जीवन भर वही आदमी ऑडिट कर रहा है। तो बताइए क्या ये सही लग रहा है आपको कि एक ही आदमी बार बार अगेन एंड अगेन एक ही कंपनी की ऑडिट कर रहा है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल? क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगा? फिर ये ऑडिटर नहीं रहेगा, फिर ये घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। कोई इसको भाव नहीं देगा, कोई इंक्वायरी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक थ्रेट अराइज हो जाती है। क्या अराइज हो जाती है? थ्रेट, एक खतरा। किसको? उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा आ जाता है कि वो भाई इंडिपेंडेंट भी रहा या नहीं, वहीं परमानेंट काम कर रहा है। उसको लालच है क्या कि उसको हटा नहीं दिया जाए या काम मिलेगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नया कंपनीज एक्ट आया था 2013, इसमें पहली बार एक प्रोविज़न लाया गया रोटेशन का। रोटेशन का मतलब बदलाव। किस तरीके से बदलाव? कि कोई भी ऑडिटर हमने देखा था उसका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। मैं नॉर्मल कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो ये दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अपॉइंट करता है CAG। तो CAG सब कुछ देख दाख के ही करेगा अपॉइंट। तो मैं नॉर्मल कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए नॉर्मल ऑडिटर का। फर्स्ट ऑडिटर तो वैसे भी कब तक होल्ड करता है? फर्स्ट AGM तक होल्ड करता है। कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर नेक्स्ट AGM तक होल्ड करता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ऑडिटर जो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भाई 2 तरह के ऑडिटर हो सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल हो सकता है,
एक हो सकती है फर्म हो सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल हो सकता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको बोला गया कि भाई आप 5 साल के लिए एक बार अपॉइंट हो जाते हो, इसके बाद आप फिर आगे काम नहीं कर पाओगे। कितने साल तक? 5 साल तक। इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड, मतलब जब तक ये ठंडा हो जाएगा। कूलिंग का मतलब एक तरीके से बीच में गैप डाल दिया कि लगातार आप ऑडिट नहीं कर सकते, ताकि इसके मन में भी कोई लालच ना हो, ये भी इंडिपेंडेंटली काम करे। इसको पता है 5 साल बाद तो जाना ही है, अपनी विदाई होनी तय है, ठीक है। और अगर फर्म है तो इसको बोला गया क्योंकि फर्म के अंदर ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो 5-5 साल के 2 टर्म वो पूरी कर सकता है। कितनी टर्म? 2 टर्म, ठीक है। टर्म किसको बोलते हैं? एक टर्म का मतलब 5 साल। एक बार में अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। 5 साल ख़त्म हुए फिर अपॉइंट हो सकता है। 10 साल जैसे ही पूरे हुए फिर इसको भी 5 साल क्या होना पड़ेगा? थोड़ा कूल होना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड आ गया, बीच में ब्रेक आ गया, उसके बाद आप वापस अपॉइंट हो सकते हो। फिर कितने साल? मैक्सिमम 10 साल। ये कितने साल? 5 साल। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्यों किया गया बताओ? एक ही पर्सन एक ही कंपनी की लगातार ऑडिट करता है तो थ्रेट आ जाती है, उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो जाता है। प्लस एक फेमिलियरिटी थ्रेट होती है। फेमिलियरिटी थ्रेट का मतलब सब जान पहचान के हो जाते हैं, उसका मैनेजमेंट दोस्त है, सारे ऑफिसर्स दोस्त है, वही काम कर रहा है वो तो परमानेंट इतने सालों से। तो ये थ्रेट को अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया, क्या? रोटेशन, ठीक है, भूलोगे नहीं। दूसरी चीज़, अगर इंडिविजुअल है ऑडिटर तो कितने साल के लिए होगा बताओ? तो हमने कहा मैक्सिमम वो कितने टर्म के लिए रह सकता है? 1 टर्म के लिए, ठीक है, 1 बार के लिए। टर्म का मतलब 1 बार, और 1 बार में कितना होता है? 5 साल होता है। फिर कितना साल कूलिंग पीरियड, बीच में ब्रेक कितना लेना पड़ेगा उसको, गैप कितना देना पड़ेगा? 5 साल। फिर वो नहीं हो सकता अपॉइंट, ठीक है। फर्म है तो बताओ फर्म के केस में कितना होगा? तो मैक्सिमम वो कितनी ले सकता है? 2 टर्म रह सकता है लगातार, ठीक है। लगातार की बात कर रहे हैं, बीच में ब्रेक हो गया तो नहीं, लगातार मतलब 10 साल, और उसके बाद उसको भी कितना साल आराम करना है? 5 साल, ठीक है, ठीक है बॉस। अब ये जो प्रोविज़न है रोटेशन के, ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल लागू नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड कंपनीज पे ही लागू होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कंपनीज है हम देखते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था लास्ट क्लास के अंदर। एक हमने जो लिमिट पढ़ी थी 20 ऑडिट कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम, अगर 21 भी मिल रही है तो वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये जो 20 की लिमिट है ये पर पार्टनर है, पर पार्टनर है। मतलब अगर कोई फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 × 3 मतलब 60 ऑडिट कर सकते हैं सब, पूरी फर्म मिला के, ठीक है। अब कोई ऑडिट वो किस में काउंट करेंगे? क्या तीनों में काउंट होगी? मान लो ABC 3 पार्टनर है, सबकी लिमिट कितनी कितनी है? 20-20, और इनकी फर्म है ABC एंड एसोसिएट। बताओ ये ABC एंड एसोसिएट कितनी ऑडिट कर सकता है कंपनीज की? 60। कंपनीज कौन सी? वो 1 पर्सन स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी, उनको छोड़ के, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उनको छोड़ के जो बड़ी कंपनियां उनकी 60 ऑडिट कर सकता है। अब मान लो कोई एक ऑडिट आई XYZ लिमिटेड की, तो ये एक ऑडिट किस में काउंट होगी? क्या तीनों में एक एक काउंट होगी क्या? बताओ। तो ये किसी एक पार्टनर की लिमिट में काउंट होगी। मान लो C में आप काउंट कर सकते हो, तो अब ओवरऑल फर्म के लिए कितनी बची? 59। ए के लिए इंडिविजुअली कितनी बची? 20 और 19। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में भी काम कर सकता है और वो इंडिविजुअली भी काम कर सकता है, अलग भी काम कर सकता है। या एक पार्टनर एक से ज़्यादा फर्म में पार्टनर है, ये ABC एंड कंपनी में भी है, XY एंड C कंपनी है जिसमें भी ये C पार्टनर है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। तो यूँ देखें तो इसकी भी 60 है, इसकी भी 60 है, लेकिन मान लो 20 की 20 ऑडिट उसने इस फर्म के तहत कर दी, तो यहाँ उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 0। फिर यहाँ इस फर्म की 40 ही बचेगी। बात समझ आ रही है? नहीं आई सर, ये लास्ट वाला क्या बोला आपने? एक CA एक से ज़्यादा फर्म में क्या हो सकता है? पार्टनर हो सकता है। मान लो एक A है, वो ABC एंड कंपनी में भी है और AXY कंपनी में भी है, इसमें भी 3 पार्टनर, इसमें भी 3 पार्टनर। लिमिट 20-20-20 तीनों की, यहाँ भी 20-20 और 20 ऑडिट की लिमिट है तीनों में, ठीक है।
अब मिस्टर ए जो है वो 20 ऑडिट चाहे तो यहाँ करे, चाहे तो यहाँ करे, या 10 यहाँ करे 10 यहाँ करे, कैसे भी करे उसकी ओवरऑल लिमिट 20 ही रहेगी। ठीक है, ओके, भूल गया था ये बात इसलिए बता रहा हूँ लास्ट क्लास के अंदर। चलिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है, हमने पढ़ लिया किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। तो हर लिस्टेड कंपनी पे सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा, ये क्या था, ऑफिस की मीटिंग का आ गया। हर लिस्टेड कंपनी पे, एक तो हर लिस्टेड कंपनी पे, एक्सक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, 2 कंपनियों को छोड़ते हुए, 1 पर्सन और स्मॉल कंपनी। ध्यान रखना जो पीछे हमने पढ़ा था 20 की लिमिट, उसमें 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिनका 100 करोड़ तक का है वो सब एक्सक्लूड थे। यहाँ किसको एक्सक्लूड किया है, सिर्फ 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, इसको छोड़ के, और सारी लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड पे तो सब पे लगेगा। इसके अलावा जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, या प्राइवेट कंपनी है जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर ये इससे तो कम है, कैपिटल तो 10 करोड़ से कम है, या प्राइवेट कंपनी है कैपिटल तो 50 से कम है लेकिन उसकी बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, या पब्लिक डिपॉजिट उसके कितने हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी उसके ऊपर अप्लाई होगा। देखते हैं ज़रा किस पे एप्लीकेबल है, बताओ रोटेशन के प्रोविज़न किस किस पे एप्लीकेबल है। पहला तो लिस्टेड कंपनी, बताइए सारी या 50 करोड़ से ऊपर वाली, सारी, चाहे 1 करोड़ की कैपिटल हो। दूसरा अनलिस्टेड है, तो ये लिस्टेड क्या होता है, वो कंपनी जिसके शेयर लिस्टेड होते हैं किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसके शेयर लिस्टेड होते हैं कहाँ, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो सेबी द्वारा रिकॉग्नाइज हो, जैसे NSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके से। दूसरा अनलिस्टेड कंपनी। एक बात बताइए, क्या लिस्टेड कंपनियां पब्लिक होती है या प्राइवेट होती है? ये कैसा सवाल पूछ लिया सर। क्या लिस्टेड कंपनियां प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है या दोनों हो सकती है? जवाब दीजिए प्लीज़, जवाब। लिस्टेड कंपनियां क्या सिर्फ प्राइवेट होती है या सिर्फ पब्लिक होती है या दोनों? तो जवाब है सिर्फ पब्लिक होती है। प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर लिस्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हम कंपनी लॉ में पढ़ेंगे वो कहता है कोई ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कुछ गिने चुने मेंबर्स के पास है और जो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, पब्लिक को शेयर बेच नहीं सकते। और लिस्टेड होने का मतलब तो स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी खरीद सकता है, कोई भी पैसा लगा सकता है, तो फिर वो प्राइवेट नहीं रही। ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी जो कहीं भी लिस्टेड नहीं है, बताओ, लिस्टेड पे तो सब पे लगेगा रोटेशन, अनलिस्टेड के लिए बोला गया है क्या क्या, जिनकी पेड अप कैपिटल कितने से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल होती है, उसमें से इश्यूड कैपिटल होती है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, फिर कॉल्ड अप कैपिटल होती है और फिर पेड अप कैपिटल होती है। ऑथराइज मतलब जो मेमोरेंडम में लिखी गई है कि टोटल इतनी होगी, मान लो 10 करोड़ ऑथराइज्ड है, उसमें से अभी इश्यू हमने पब्लिक को 5 करोड़ ही की है, उस 5 में से 5 इश्यू की, लेकिन सब्सक्राइब 4 करोड़ ही हुई, उस 4 में से अभी हमने 2 करोड़ ही मंगवाए हैं और उस 2 में से 1.5 करोड़ आया है, तो ये 1.5 करोड़ क्या है, पेड अप कैपिटल है। ठीक है, जिसका पैसा एक्चुअली आपके पास अभी तक आ चुका है, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो हम पढ़ रहे हैं रोटेशन के प्रोविज़न। बताओ बताओ बताओ, बताइए किस किस पे एप्लीकेबल होगा? पहला तो सारी लिस्टेड कंपनीज पे, दूसरा अनलिस्टेड कंपनी है और वो अगर पब्लिक कंपनी है तो अगर उसकी पेड अप कैपिटल कितने से ज़्यादा है,
10 करोड़ से ज़्यादा। प्राइवेट कंपनी है तो अगर उसकी पेड अप कैपिटल कितने से ज़्यादा है, 50 करोड़ से ज़्यादा, तो उस पर ये रोटेशन के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। मतलब उसको हर 5 साल बाद या फर्म के केस में 10 साल बाद ब्रेक लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर ये इससे कम भी है अनलिस्टेड कंपनी में, लेकिन उसकी पब्लिक बोरोइंग, जो पैसा मार्केट से उसने उधार लिया है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक से डिपॉजिट लिए, अगर वो 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको रोटेशन ज़रूरी होगा। ये क्या लिमिट हुई सर, समझ नहीं आई। तो देखिए, पब्लिक कंपनी है मतलब पब्लिक का पैसा लगा हुआ, 10 करोड़ भी बड़ा अमाउंट होता है, इससे ज़्यादा है मतलब ऑडिटर का सही व्यक्ति होना ज़रूरी है। तो ऑडिटर के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए क्या बोल दिया, आपको रोटेशन करना होगा। प्राइवेट कंपनी है, सेलेक्टेड लोगों का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का नहीं लगा हुआ है, लेकिन गिनती का लगा हुआ है। लेकिन अगर वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, इसका मतलब बड़ा अमाउंट है, तो उनके साथ फ्रॉड ना हो, इसीलिए वापस से ऑडिटर के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कैपिटल तो कम है, लेकिन लोन ले रखा है बैंकों से, पब्लिक से, इतना उधारी ले रखी है 50 करोड़ से ज़्यादा, तो भले ही आपकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ ही क्यों ना हो, 10 लाख ही क्यों ना हो, आपको ऑडिटर का रोटेशन करना ज़रूरी होता है। बात समझ आई? आ गई सर? तो एक बार देख लेना इसको भाइयों वापस। नेक्स्ट, ये प्रोविज़न यही एक्सप्लेन किया है, ये सेक्शन 139 में लिखा है। अगर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 5 लगातार साल, ठीक है। बीच में ब्रेक हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेक का मतलब आप 2 साल के लिए अपॉइंट रहे, फिर आप कैजुअल वैकेंसी हो गई, आपने छोड़ दिया, बोर्ड ने किसी दूसरे को अपॉइंट किया और नेक्स्ट एजीएम में आप फिर अपॉइंट हो गए, तो अब वापस आप 5 साल के लिए काम कर सकते हो। तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, लगातार 5 साल से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। बात समझ आई? आ गई सर? ठीक है। और फर्म के केस में 2 टर्म, 5 लगातार साल के मतलब 10 साल लगातार, तो फिर वो रीअपॉइंट नहीं होंगे, नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी में फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ठीक है। कितने साल तक? 5 साल तक, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है, नो ऑडिट फर्म हैविंग ए कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कहने का ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एक ABC कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये XYZ कंपनी है। एक ही अच्छी पहचान थी और एक के नाम पे उसको किसी फर्म की और कंपनी की ऑडिट मिली, ठीक है। इसके ABC के 10 साल पूरे हो गए, फर्म है, अब उसको 5 साल कूलिंग पीरियड रहना है। इसने ए ने दिमाग लगाया कि भाई कंपनी में अच्छी जान पहचान है, और कंपनी ने कहा ठीक है आप दूसरी फर्म बना लो, और ये ए पार्टनर बन गए किसके अंदर? XYZ के अंदर, और अब इसको अपॉइंट कर दिया ऑडिटर के रूप में। बताओ क्या ऐसा हो सकता है? ये फर्म तो अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों में क्या है, एक भी कॉमन पार्टनर है, तो ये फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी अगले 5 साल के लिए। बात समझ आ गई? आ गई। मतलब अगर दोनों में कॉमन पार्टनर है तो वो भी डिस्क्वालीफाई। फिर मैनर ऑफ रोटेशन, किस तरीके से रोटेशन होगा? तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को क्या करेगी, किसी इंडिविजुअल ऑडिटर का नाम रिकमेंड करेगी कि भाई इस इंडिविजुअल या फर्म को क्या करो, आप अपॉइंट कर दो। कौन करेगी? ऑडिट कमेटी, बोर्ड को। और अगर बोर्ड क्या करेगा? कंसीडर करते हुए आगे रिकमेंडेशन भेज देगा किसको? शेयर होल्डर्स को। आखिर अल्टीमेटली अपॉइंट तो शेयर होल्डर्स को करना है, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड खुद अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजेगी किसको? शेयर होल्डर्स को, ठीक है। क्या शेयर होल्डर्स के लिए रिकमेंडेशन मानना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। वो तो रेजोल्यूशन पास होगा वहाँ पे और फिर अपॉइंट होगा, ठीक है। फिर अगर जॉइंट ऑडिटर से मतलब एक से अधिक फर्म है, ABC एंड कंपनी और XYZ, दोनों को काम मिला है, तो यहाँ ये ध्यान रखा जाएगा, इनका रोटेशन इस तरीके से रखा जाएगा कि दोनों का काम एक साथ ख़त्म ना हो, दोनों की ऑडिट एक साथ कंप्लीट ना हो।
मतलब ABC का टर्म ख़त्म हो रही है पहले 5 साल बाद, फिर XYZ की ख़त्म हो रही है, इस तरीके से वो मैनेज करेंगे। अब ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिट कमेटी बार बार आ रही है। ऑडिट कमेटी क्या होती है, सुनना ध्यान से। एक सेक्शन है 177 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कहता है क्या हर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना ज़रूरी है अगर वो इन कंडीशन को पूरी करती है। सबसे पहले समझते हैं ऑडिट कमेटी होती क्या है। ये एक कमेटी है जिसके अंदर एक तो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये क्या होते हैं? तो जो लोग कंपनीज एक्ट पढ़ चुके हैं, पढ़ी है कहीं डायरेक्टर में, तो उन्होंने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी को अपने टोटल डायरेक्टर जितने हैं, टोटल जितने निर्देशक हैं मंडल में, उसके 1/3 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो आज़ाद है, जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, सिर्फ वहाँ पे बोर्ड के अंदर शामिल है, जो डे टू डे काम नहीं करते। ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंट है, इसमें से कुछ होंगे किसके मेंबर? ऑडिट कमेटी के। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टर्स और जो फाइनेंस के, अकाउंट्स के, ऑडिट के एक्सपर्ट हो, उन लोगों को शामिल करके ये कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का बेसिकली काम होता है क्या? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करवाना, इंटरनल कंट्रोल्स लगवाना, फिर ऑडिट करवाना, ऑडिटर को जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही उनकी मदद करना। मतलब ये कुल मिला के ऑडिट कमेटी, जो हम दो चार्ज विद गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये एक तरीके से वो दो चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं। ठीक है। मतलब एक सेपरेट बॉडी जो सिर्फ ऑडिट और इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो इन ऑडिट कमेटी वाले भाई साहब को क्या कहते हैं? इस पूरी कमेटी को दो चार्ज विद गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है। मतलब एक सेपरेट पूरी कमेटी है जो सिर्फ ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड काम करती है। ठीक है। किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है देख लीजिए। सारी पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। या पब्लिक कंपनी जिनकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, लोन और डिवेंचर, डिपॉजिट सब 50 करोड़ से ज़्यादा है। या सारी पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। दोबारा देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी पे तो लगता ही नहीं। पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर उसकी पेड अप कैपिटल कितने से ज़्यादा है? 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या उसका लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट, ये जो डेट है ये कितने से ज़्यादा है? 50 करोड़ से ज़्यादा, या उसका टर्नओवर कितने से ज़्यादा है? 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है। चलिए, ये लिमिट सारी हम एक साथ में वापस देखेंगे। आपको भी याद रखने की कोशिश करनी है जितनी भी लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं। पहले जैसे हमने सेक्शन 144 के लिए पढ़ा, 144 के लिए नहीं पढ़ा, उसके लिए पढ़ा 20 की जो लिमिट थी उसके लिए, फिर रोटेशन के लिए, फिर इसके लिए, फिर मैनर एंड प्रोसीजर एंड सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो नॉर्मली ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका सिलेक्शन का प्रोसेस ये होता है। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है, कौन सी कंपनी में होगी? तो अभी हमने पढ़ा जो सेक्शन 177 में दे रखा है, पब्लिक कंपनी 10, 50 और 100 करोड़ वाला, वो पेड अप कैपिटल, लोन, बोरोइंग और टर्नओवर। तो इस केस में क्या करेगी? जो ऑडिट कमेटी होती है कंपनी की, वो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी नाम किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो क्या कर सकते हैं, जो रिकमेंडेशन आया वो एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया किसको? शेयर होल्डर को, अगर वो एग्री करते हैं तो। अदरवाइज़ वो क्या कर सकते हैं? अपने कमेंट के साथ वापस ऑडिट कमेटी को भेजेंगे कि भाई आप रिकंसिडर कीजिए, ये हाथ में ठीक नहीं लग रहा है। और ऑडिट कमेटी अगर इनके प्रस्ताव को मान लेती है तो बोर्ड अपना क्या करेगा, उस हिसाब से वो नया आदमी का नाम भेज देंगे। और ऑडिट कमेटी नहीं मान के वो कुछ और उसमें इसके जवाब दे देती है, जो इन्होंने इश्यू रेज किए, तो उसको वापस देंगे, या फिर बोर्ड अगर ठीक लगता है तो उसको भेज देंगे, नहीं तो किसी और का नाम भेज देंगे। किसको? शेयर होल्डर्स को, जो जनरल मीटिंग में क्या करेंगे? AGM में अप्रूव करेंगे, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे। और अगर कंपनी ऐसी है जहाँ कोई ऑडिट कमेटी नहीं है तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या करेंगे? किसी का नाम जो है वो भेजेंगे किसको? शेयर होल्डर्स को। अब एक चीज़ बताओ, ये अपॉइंटमेंट तो शेयर होल्डर करते हैं, ये ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से आ गए?
तो ये तो सिर्फ नाम प्रपोज कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स को बेचारों को सीधा क्या पता कौन ऑडिटर है, कैसा एक्सपीरियंस है, तो इनका काम ही यही है। तो ये क्या करते हैं, 2-4 नाम जो भी इनको ठीक लगते हैं वो प्रपोज करते हैं। ठीक है, अगर ऑडिट कमेटी है तो आपको तो इतना याद रखना है, ऑडिट कमेटी प्रपोज करेगी बोर्ड को और बोर्ड करेगा फिर शेयर होल्डर्स को, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली बोर्ड करेगा। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन कहाँ फिक्स होगा बताओ, जनरल मीटिंग में। ठीक है, हाउएवर बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका अपॉइंट कौन कर सकता है, रेम्यूनरेशन बोर्ड कर सकता है, क्योंकि अपॉइंट भी फर्स्ट ऑडिटर को कौन कर रहा है, बोर्ड कर रहा है। इन रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू द फीस पेबल, फीस के अलावा जो दूसरे खर्चे हैं ऑडिट के संबंध में, जो भी ऑडिटर जैसे रुका कहीं आने जाने का, ट्रेवलिंग, खाना पीना, तो वो सब भी उसका पार्ट होगा, रेम्यूनरेशन का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, जो ऑडिटर की फीस है उसका हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, कौन फिक्स करेगा बताओ, शेयर होल्डर्स, और फर्स्ट ऑडिटर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक बात है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोविजन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को हटाना। हटाने का मतलब ही क्या हुआ, हटाने का मतलब हुआ उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, और पहले ही आप क्या कर रहे हो, उसको भगा रहे हो। इसको बोलते हैं हटाना या रिमूवल। तो देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसके समय पूरे होने से पहले। टर्म का कितना मतलब होता है, 5 साल, उससे पहले, या फर्स्ट ऑडिटर है तो फर्स्ट एजीएम से पहले उसको हटाना। ठीक है, क्या बोला गया, ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी क्या पास करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। 2 तरह के प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी सामान्य और दूसरा होता है स्पेशल। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या होता है ऑर्डिनरी, क्या होता है स्पेशल, कंपनी ऑडिट का पार्ट है और आप जानते होंगे। दूसरी चीज, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, आपको हटाने से पहले मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सीधा ऐसा नहीं पीएमओ को लिखोगे, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में जो भी अथॉरिटी है उसको क्या करना होता है, आपको इंटीमेट करना होता है। ठीक है, समझ आ गई सर। पहली चीज़ तो ये कि शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, एक मीटिंग रखेंगे अपनी। ये मीटिंग कैसी होगी, एजीएम या ईजीएम, तो दोनों हो सकती है, एजीएम भी हो सकती है और ईजीएम भी हो सकती है। सर अगर एजीएम होगी इसका मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, तब तो रिमूवल कहाँ हुआ, तब तो उसकी टर्म खत्म होती है एजीएम को। तो भाइयों मान लो फर्स्ट एजीएम को अपॉइंट हुआ, अब इसकी टर्म को ख़त्म हो रही है 6th एजीएम पे, बीच में किसी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं एजीएम पे इसको अगर हटा दिया जाता है तो ये भी तो क्या माना जाएगा, रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब टर्म खत्म होने से पहले रिमूवल। ठीक है, और ईजीएम कब हो सकती है, अगर साल के बीच में ही कहीं मीटिंग करके हटा दिया तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, पहला तो मीटिंग कॉल करेंगे, दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लोगे। बात समझ आई, आ गई। ठीक है, तीसरी चीज, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट within 60 days of resolution passed by board and the company shall hold general meeting within 60 days of receipt of central government। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ये है, बात समझ आई। ओके, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करेगा,
बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, 30 दिन के अंदर आपको किसे अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इससे क्या लेनी है, प्रायर अप्रूवल, मतलब पहले अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल आने के 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है, शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और ऑडिटर जो है वो हट जाएगा। ओके, ठीक है। एक दूसरा प्रोविज़न है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायर हो रहा ऑडिटर, उसके अलावा कोई दूसरे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। ये भी बड़ा खास प्रोविज़न है, सुनना ध्यान से। एक ऑडिटर रिटायर कब होता है बताओ? रिटायर कब होता है? मतलब बुढ़ापे वाला रिटायर नहीं, ऑफिस से कह रहा हूँ, ऑडिटर के ऑफिस से। तो देखिए, मान लो मैं अगर बात करूँ फर्स्ट ऑडिटर की, सुनना ध्यान से ये बात है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑडिटर है, अपॉइंटमेंट हुआ, चाहे उसका अपॉइंटमेंट किसने किया हो, बोर्ड किया हो, बोर्ड तो 30 दिन में करेगा, और नहीं तो शेयर होल्डर्स ने किया होगा 90 दिन में। ये अपॉइंटमेंट हुआ। अब इसकी जो टर्म है वो ख़त्म कहाँ जाके होगी, ये रिटायर कहाँ जाके होगा बताओ? तो हमने कहा जैसे ही फर्स्ट एजीएम आती है, कौन सी एजीएम? फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम का कंक्लूजन आता है, मतलब जब ख़त्म हो जाती है, तब इसका ऑफिस जो है वो क्या हो जाती है, इसकी टर्म ख़त्म हो जाती है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब बताओ, यहाँ जाके ये कौन सा ऑडिटर कहलाया? यहाँ ये कहलाता है क्या, रिटायरिंग ऑडिटर। ये क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, क्योंकि इसकी टर्म क्या हो चुकी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। जितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट किया था वो समय आ चुका है। अब बताओ, ये क्या वापस रीअपॉइंट हो सकता है? क्या ये वापस रीअपॉइंट हो सकता है? पहला सवाल तो ये। दूसरा, अगर ये कौन सा ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। अगर कौन सा ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। अपॉइंटमेंट हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा बताओ? एजीएम में हुआ होगा इसका अपॉइंटमेंट। मान लो इसका अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में हुआ, और किसके द्वारा हुआ, शेयर होल्डर्स के द्वारा हुआ। अब कितने साल के लिए होता है अपॉइंटमेंट बताओ? कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। पढ़ा है हमने, एक टर्म 5 साल की होती है। और ये रिटायर होगा कब जाके, 6th एजीएम पे जाके ये क्या बन जाएगा, रिटायरिंग ऑडिटर बन जाएगा। अब बताओ, क्या ये वापस रीअपॉइंट हो सकता है? क्या वापस ये रीअपॉइंट हो सकता है? जवाब दीजिए। 2 सवाल हैं मेरे। दोनों का जवाब दीजिए। मेरे सवालों का जवाब तो दीजिए। बताओ, क्या ये वापस रीअपॉइंट हो सकते हैं? तो जवाब होगा आपका हाँ। हाँ, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये क्या ना हो, डिसक्वालीफाई ना हो गए हो। क्या नहीं हो गए हो, डिसक्वालीफाई नहीं हो गए हो। ठीक है सर। अब सुनना, जब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसक्वालीफाई कब हो जाएंगे? मान लो अगर फर्स्ट ऑडिटर की बात करूं, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा अगर जो हमने सेक्शन 141 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन पढ़ी थी, वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट, 20 से ज़्यादा ऑडिट, वही कारण है। और किसी कारण से ये डिसक्वालीफाई हो सकता है, और किसी कारण से ये डिसक्वालीफाई नहीं हो सकता। ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, ये डिसक्वालीफाई कब होगा?
ये एक स्थिति में हो सकता है अगर ये इंडिविजुअल है, अगर ये क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब एक अकेला व्यक्ति है और इंडिविजुअल है और कंपनी के ऊपर रोटेशन के प्रोविज़न लग रहे हैं, मतलब ये जो कंपनी है या तो लिस्टेड कंपनी है या जो कंडीशन दे रखी थी वैसी कंपनी है, तो इसके 5 साल की जो टर्म है, इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, 5 साल तक कूलिंग पीरियड होगा। क्या ये वापस रीअपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर फर्म है तो वो तो 2 टर्म के लिए हो सकती है, तो वो तो वापस रीअपॉइंट हो सकती है। तो हमने क्या कहा, हाँ ये रीअपॉइंट हो सकते हैं अगर ये डिसक्वालीफाई ना हुए हो। और डिसक्वालीफाई कैसे हो सकते हैं, एक तो सेक्शन 141 के अंदर जो दे रखा है उससे, या फिर कोई इंडिविजुअल है तो वो एक टर्म पूरी कर रहा है 5 साल की, तो उसके बाद वो क्या है, डिसक्वालीफाई है। और कोई फर्म है तो अगर उसने 2 टर्म पूरी कर ली तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डिसक्वालीफाई हो जाएगी, वो वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकती। अदरवाइज ये सारे क्या हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं। बात समझ आई? यहाँ तक तो आ गई। कहने का मतलब ये है, एक रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब हमने समझा कि जब उसकी एक पहली टर्म खत्म होती है तो वो रिटायरिंग ऑडिटर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है कायदे से। अब क्या उसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं शेयर होल्डर? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो डिसक्वालीफाई ना हो। डिसक्वालीफाई 2 वजह से हो सकता है, एक तो सेक्शन 141 के अंदर जो डिसक्वालिफिकेशन दे रखी है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलेटिव वो सारी कंडीशन, या दूसरा रोटेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन रोटेशन वाले प्रोविजन सेलेक्टेड कंपनी पे लगते हैं, गिनती की कंपनियों पे, लिस्टेड और उन कंपनीज पे, और उसमें भी रोटेशन के प्रोविजन फर्स्ट ऑडिटर के केस में तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसने 5 साल अभी पूरे किए ही नहीं है। और जो बाकी के ऑडिटर है, अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर केस में इंडिविजुअल 1 टर्म के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फर्म 2 टर्म के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है जो वापस रीअपॉइंट हो सकता है अगर डिस्क्वालीफाई नहीं हो तो, उसको नहीं करके उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट करना। मतलब यहाँ अगर मान लो फर्म है जो 2 टर्म के लिए रह सकती है, लेकिन 1 टर्म के बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं। या मान लो ये ऐसी कंपनी है जिसके अंदर रोटेशन के प्रोविजन ही नहीं लग रहे हैं और उसकी टर्म खत्म हुई, अब वो तो कितनी बार अपॉइंट हो सकता है, 10 बार हो सकता है, क्योंकि रोटेशन लग नहीं रहा है। लेकिन हम उसको नहीं करके किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो ये प्रोविज़न काम आएगा। कौन सा? ये वाला। क्या कहता है ये? आए देख क्या बोलते हैं, स्पेशल नोटिस shall required for resolution at annual general meeting, appointing a auditor a person other than retiring auditor, or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed except where the retiring auditor has completed a consecutive term of 5 years, as the case may be 10 years. On the receipt of such notice of resolution, the company shall forthwith send a copy thereof to retiring auditor, and where a notice of such resolution and retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company and requested notification to members, the company shall too late to do so a notice of resolution to all the members, send to every member of company. The auditor has right to hear. ये देखिए समझते हैं इसको, ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा। ये वाली चीज़ क्लियर है? रिटायरिंग ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट, क्या रीअपॉइंट हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में ये कंडीशन है, सबसे पहले एक नोटिस, ठीक है, ये नोटिस हो गया आपका, इसमें कुछ लिखा हुआ, ये नोटिस एक सर्कुलेट किया जाएगा, किसको?
ऑल मेंबर्स को, कंपनी के जो भी मेंबर्स जो आने वाली मीटिंग में आ रहे हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए। ये नोटिस क्या होगा, इस नोटिस में लिखा होगा या तो ये चीज़ कि हम रिटायरिंग ऑडिटर है, अभी मान लो मिस्टर ए है, ए की जगह बी को अपॉइंट करना चाहते हैं, या तो ये नोटिस में ये होगा। ये नोटिस क्यों है, देखिए मेंबर्स को ए की जगह बी करना है तो मेंबर्स को भी तो टाइम मिलना चाहिए, वो जाने पहले से कि मीटिंग में हम बी को अपॉइंट करने की बात करने वाले हैं, तो वो बी के बारे में नॉलेज ले, बी की कंपनी के बारे में, उसके पास्ट वर्क के बारे में, तो पहले नोटिस देना ज़रूरी है। ये नोटिस कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, जो मीटिंग कॉल कर रहे हैं मेंबर्स की, तो वो सारे मेंबर्स को पहले एक नोटिस सर्कुलेट करवाएंगे। या फिर इस नोटिस में ये भी हो सकता है कि हम ये तो नहीं कह रहे हैं एक ही जगह बी कर दो, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है मिस्टर ए, ये वापस नहीं होने चाहिए अपॉइंट, इस बात का रेजोल्यूशन पास करना है। तो फिर क्या खाली रहेगा, ये वापस नहीं होना चाहिए, तो उसकी जगह कोई आप दूसरा नाम जो मेंबर्स चाहे वो डिसाइड कर सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये वापस नहीं होना चाहिए, इस बात का हम नोटिस देना चाह रहे हैं। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो नोटिस एक्सप्रेसली जो प्रोवाइड करता हो क्या कि रिटायरिंग ऑडिटर की जगह कोई दूसरा अपॉइंट हुआ है, या नोटिस जो एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ये वापस रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ये नोटिस किसको जाएगा, सारे मेंबर्स को जाएगा, ठीक है। मेंबर्स फिर क्या करेंगे, मीटिंग में आएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि वो तुरंत से क्या करे, जो रिटायरिंग ऑडिटर है, जिसके खिलाफ ये साजिश हो रही है, जिसको हटाने की बातें चल रही है, उसको भी तुरंत से क्या करेंगे, एक नोटिस भेजेंगे कि भाई ये इस तरह का नोटिस आया है जो हमने मेंबर्स को सर्कुलेट किया है, जिसमें आपको हटाने की बात कर रहे हैं, और रिटायरिंग ऑडिटर को ये भेजा जाएगा एडवांस में। पहले रिटायरिंग ऑडिटर के पास राइट है, वो क्या कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब वो अपनी बात रख सकता है कि साहब हमने तो कोशिश की कंपनी की सही ऑडिट करने की, जो भी उसके कारण है, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, प्रोवाइडेड ये क्या हो, रीजनेबल लेंथ का हो। ऐसा नहीं ऑडिटर बिल्कुल ही एकदम भावनाओं में बह गया और उसमें बिल्कुल ही आपा खो दिया, उसके अंदर नोटिस के अंदर सारी बातें लिख दी, पर्सनल बातें डायरेक्टर्स के बारे में और कंपनी के एमडी के बारे में, उल्टी सीधी बातें, ये तो ऐसे है वैसे है। तो अगर वैसा है, अनरीजनेबल लेंथ का है, तो ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज ये रिप्रेजेंटेशन देगा। बोर्ड क्या करेगा, ये रिप्रेजेंटेशन भी सर्कुलेट करेगा, किसको, सारे मेंबर्स को, ठीक है। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा लेट रिसीव हुआ, 2 दिन पहले ही मिला मीटिंग के, तो सर्कुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ तो रीजनेबल लेंथ का होना चाहिए, और दूसरा वेल इन टाइम होना चाहिए, ताकि वो सर्कुलेट कर सके। और अगर ऐसा नहीं भी है, ये सर्कुलेट नहीं भी होता, तो भी इसका राइट होता है क्या, मीटिंग में टू बी हियर, उसको सुना जाए, उसको बोलने का वहाँ अधिकार होगा। ये कार्रवाई होगी, एक तरफ इधर मेंबर्स को भेज दिया, दूसरे ऑडिटर को भेज दिया। अब क्या होगी, फाइनली मीटिंग होगी, और इसमें क्या पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। या तो रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि ए की जगह बी किया जाए, या ए वापस नहीं होना चाहिए, इसको सुना जाएगा, और फाइनली जो भी होगा वो मेंबर्स डिसाइड करेंगे। अब ध्यान रखना, चलिए एक बार इतना ही, थोड़ा और आगे बात करते हैं, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। स्पेशल नोटिस shall be required for resolution at AGM appointing a person other than retiring auditor or providing expressly that retiring auditor shall not be where retiring auditor has completed a consecutive। अगर उसने पहले ही टर्म अपनी पूरी कर ली है तो बताओ ये नोटिस वोटिस देने की ज़रूरत है क्या? अब तो वो रीअपॉइंट हो ही नहीं सकता, डिस्क्वालीफाइड है ऑलरेडी। भाई रिटायरिंग ऑडिटर ने अगर मान लो इस पर रोटेशन के प्रोविज़न लग रहे हैं कंपनी पे, और ये इंडिविजुअल है, उसने 5 साल पूरे कर दिए, बताओ ये स्पेशल नोटिस की ज़रूरत होगी?
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्या ये रीअपॉइंट हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता रीअपॉइंट, तो दूसरे को अपॉइंट करना ही होगा। ठीक है, चलिए ये स्पेशल नोटिस क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम कंपनी लॉ के अंदर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। ऑडिट की लिमिट तो हमने पढ़ा था, मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता है बताओ? 20 कंपनीज की ऑडिट पर पर्सन। ठीक है, और एक फर्म में 3 पार्टनर है तो 60 कंपनी ऑडिट। इसमें कौन कौन शामिल नहीं होगी बताओ? 1 पर्सन कंपनी, डोरमेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। ओके, ये इस 20 की लिमिट में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बताना रह गई मेरे से। अगर मान लो अगर रिटायरिंग ऑडिटर वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, पहली बात तो डिस्क्वालीफाई है मतलब अगर रोटेशन लग रहा है उस कारण से, तब तो ख़त्म ही हो गई। या फिर उसने एक्सप्रेसली खुद ही कह दिया कि भाई मैं वापस रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, मतलब अपनी कंसेंट वापस ले ली। जो कंसेंट पहले देता है ना अपॉइंटमेंट के पहले, उसने पहले कह दिया साहब मैं अब जीवन से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मुझे ये ऑडिट का काम नहीं करना। इन दो को छोड़ के अगर तीसरी सिचुएशन है, मतलब वो उसने मना भी नहीं किया, डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, और नेक्स्ट जो एजीएम जो आ रही है जहाँ ये रिटायर हो रहा है, वहाँ कोई भी ऑडिटर दूसरा अपॉइंट नहीं होता, मेंबर किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं करते, तो जो ये ओरिजिनल रिटायरिंग है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रीअपॉइंट हो जाएगा। मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कौन सा? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। बताओ कब होगा? पहली चीज़ तो जब वो रिटायर हो रहा है, मतलब उसकी टर्म ख़त्म हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, प्लस उसने एक्सप्रेसली खुद से मना न किया हो। तीसरी चीज़, फिर नेक्स्ट मीटिंग में किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं किया मेंबर्स ने, मतलब कोई बात ही नहीं हुई, भूल ही गए ऑडिटर को। फिर याद आया यार ऑडिटर की बात करना तो रह गई, मीटिंग तो ख़त्म हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है, ऑडिटर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली री अपॉइंट हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, ये बात समझ आ गई। और अगर कोई दूसरा अपॉइंट हो गया तो इसकी जगह, तो उसके लिए तो अभी पढ़ा हमने, ये स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ेगा और ये सारा करना पड़ेगा। रिटायरिंग ऑडिटर को भी बताएंगे, उसको भी नोटिस देंगे, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, मेंबर्स को सर्कुलेट होगा, प्लस उसका राइट है टू बी हियर्ड। ओके, ठीक है। पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की अधिकार, क्या क्या अधिकार है? सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करने का अधिकार बिल्कुल ज़रूरी है, इसको बोलते हैं हम ऑडिट प्रेमाइज, मतलब ये ऑडिट का आधार है। अगर ये नहीं है, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, जो नींव होती है ऑडिट की, ये नींव है, इसके ऊपर पूरी ऑडिट टेकी होती है। मतलब अगर ये राइट आपको नहीं है तो फिर ऑडिट आप कर नहीं पाओगे। दूसरा, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, IND, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, किससे? कंपनी के सारे ऑफिसर से, एम्प्लॉय से। मतलब बुक्स में कोई एंट्री देखी तो वो पूछ सकता है भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए, ये उसका राइट है, अधिकार है। मतलब मैनेजमेंट को, ऑफिसर्स को बताना ही पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, राइट टू रिसीव नोटिसेज एंड अटेंड जनरल मीटिंग। ओके, ये बड़ा खास है, ये जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, प्लस इसको जनरल मीटिंग का नोटिस भी दिया जाना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। क्या ये वोटिंग करता है जनरल मीटिंग में? वोट नहीं कर सकता। अगर मेंबर है तो इसने शेयर ले रखा है तो फिर तो कर सकता है सर। अरे अगर शेयर ले रखा है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, खुद तो 1 रुपये का शेयर भी होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स। वो क्या कर सकता है? जो अकाउंट्स उसने एग्जामिन किए उस पर रिपोर्ट देना, ये ड्यूटी भी है, राइट भी है उसकी। ड्यूटी तो है ही, उसको रिपोर्ट देना है, ओपिनियन देना है, और राइट भी है, उसको रोका नहीं जा सकता ये करने से। फिर राइट ऑफ लियन। लियन का राइट क्या होता है आप जानते हो, कि अगर आपने कोई चीज़ पे काम किया है तो आपका उस पर अधिकार होता है। जैसे अगर मेरा गाड़ी का गैरेज है और मैंने कोई कार आप लेके आए, उसको रिपेयर किया, तो अगर आप उसके पैसे नहीं देते तो मेरा राइट है, मैं उस गाड़ी को रोक सकता हूँ जब तक आप पैसे नहीं देते। ठीक वैसे ही
ऑडिटर का राइट होता है, लियन होता है किसके ऊपर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने जो चेक किए हैं, जिसके ऊपर वो ओपिनियन दे रहा है, अगर उसको रेमुनरेशन नहीं मिलता, फीस नहीं मिलती, तो देखिए पहली बात तो ये सीए है, तो फीस के लिए तो ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और अगर इसको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास कब्जे में ले लेगा, रिटेन कर लेगा। इसके ऊपर लीगली उसका लियन है, राइट है। वो तब तक नहीं देगा, ये कानूनन उसका राइट है क्या, जब तक उसको उसका पैसा नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रखना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लॉफुल पोजीशन होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट ने लॉफुली आपको दिया है, कानून कायदे के हिसाब से सही तरीके से आपको चेक करने के लिए दिया था। ऐसा नहीं आपको भनक लगी कि ये फीस देने वाले नहीं है, रात को गए चुपचाप और किताबें उठा के लेके आ गए और कहा इस पे तो मेरा लियन, तो ये लॉफुल पोजीशन नहीं है, ठीक है। ओके, क्या किसी और काम के लिए ले सकता है वो, सिर्फ फीस के लिए, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की ड्यूटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 3 सितारे लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। इसका सेक्शन का नाम है सेक्शन 143, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूटी ऑडिटर की, कुछ मुद्दों पे इंक्वायरी करने की, इंक्वायरी का मतलब जांच पड़ताल, पूछताछ। क्या, तो ये 6 मुद्दे दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, वेदर, ध्यान से सुनना, लोन एंड एडवांसेज, कंपनी ने जो लोन एंड एडवांसेज दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी लेके, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है। एंड वेदर द टर्म्स, जिन शर्तों पे ये दिया है, आर मेड आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और इट्स मेंबर। कहने का मतलब कंपनी ने जितने भी लोन और एडवांसेज, लोन क्या होते हैं, किसी को उधार देना, एडवांस किसी को पैसा पहले दे देना, तो वो एक तरीके से लोन की तरह ही हो गया, जैसे सैलरी एडवांस दे दी। तो ये लोन और एडवांसेज जो दिए हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो इनके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ली है, जो पैसा लिया है, वो सिक्योर्ड है या नहीं, मतलब वो सिक्योरिटी सही है या नहीं, कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं। दूसरा, इस लोन और एडवांस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो शर्तें हैं, वो कहीं कंपनी के हितों के या कंपनी के मेंबर्स के हितों के खिलाफ तो नहीं है। और हित के खिलाफ कब माना जाएगा, बताओ, कब किसी शर्त को हित कंपनी या उसके शेयर होल्डर्स के मेंबर्स के हितों के खिलाफ माना जाएगा। मान लो लोन नॉर्मली मार्केट में 10% रेट पे मिल रहा है, कंपनी ने अपने किसी नोन को, या कंपनी के डायरेक्टर था उसने अपने किसी रिलेटिव को लोन दे दिया 6% पे। अब बताओ, जब मार्केट में 10% रेट है, आप 10% ब्याज आराम से कमा सकते हो, ले सकते हो किसी को भी देके, तो आपने 6% पे क्यों दिया? 4% का नुकसान हो रहा है, कंपनी का पैसा गया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली सिक्योरिटी हम जितना का लोन दे रहे हैं उतनी वैल्यू का सामने क्या रखते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, कोई गिरवी रखते हैं। सिक्योरिटी का मतलब गिरवी, बदले में कुछ रखना। लेकिन कंपनी ने कोई बेकार वैल्यू की चीज़ रख के अपने पास, फर्जी कोई शेयर थे कंपनी के, वो सिक्योरिटी ले ली। कोई ऐसी ज़मीन थी जिसका टाइटल ही क्लियर नहीं था, ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेके उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, तो भी उसकी शर्तें हम मानेंगे कंपनी के हितों के खिलाफ है या मेंबर्स के हितों के खिलाफ है। तो इस बात की इंक्वायरी करनी। अगर ऐसा है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, नहीं है तो छोड़ो, फिर कुछ नहीं लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि सब कुछ सही है, आपको तो ये देखना है कि अगर इनमें कुछ गड़बड़ है तो आपको रिपोर्ट करना होगा। बात समझ आई? तो ये ध्यान रखना, इंक्वायरी कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। सेकेंड, whether the transaction of company represented merely by book entries are prejudicial to the interest of company। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बुक एंट्रीज के जरिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब उनका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो सिर्फ बुक एंट्रीज में आते हैं, बताओ। जैसे डेप्रिसिएशन का चार्ज करना, कोई प्रोविज़न का बनाना, कोई रिजर्व का क्रिएट करना। बताओ, क्या किसी को एक्चुअली पैसा जा रहा है क्या डेप्रिसिएशन में, या प्रोविज़न कोई क्रिएट कर रहे हो, या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी, कोई रिजर्व? एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बुक एडजस्टमेंट है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ऐसे, ये कंपनी के हित के खिलाफ
नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सही है। तीसरा, वेयर कंपनी नॉट बीइंग ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है। वेदर सो मच ऑफ असेट ऑफ कंपनी एज कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट प्राइस लेस देन विच वर परचेज्ड। देखो, अगर मैं कहूँगा नॉर्मल कंपनी है, किसके अलावा, या तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब जिसका काम ही क्या है, शेयर्स की खरीद बेच, डिवेंचर्स की खरीद बेच, सिक्योरिटीज़ की खरीद बेच, या कोई बैंकिंग कंपनी, बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है हमेशा, तो वो उसका रेगुलर काम है क्या, जो सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करना। तो या इनके अलावा कोई दूसरी कंपनी ये है, तब तो इसका काम ही क्या है, शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज़, इनकी खरीद बेच करना। तो ये खरीदते रहते हैं, कई बार घाटे में बेचते हैं, कई बार कुछ, लेकिन आपका काम ये नहीं है। फिर भी आपने कोई सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर जिस प्राइस पे खरीदा था उससे कम पर बेच दिया, मतलब घाटे में बेच दिया। 1,000 रुपये का 1 लाख शेयर खरीदे थे और 800 में बेच दिए, तो ऑडिटर को वो रिपोर्ट करना है। ये ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई आपने तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया, आप रोज़ तो ये काम करते नहीं, रोज़ करते तो पता नहीं, ये समझ आता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, कई बार घाटे में भी करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि आपने महंगा खरीदा और सस्ते में उसको बेचा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो ऑडिटर को ये देखना ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ किस केस में, अदर देन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी में। नेक्स्ट, वेदर लोन एंड एडवांसेज मेड बाय कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट, क्या लोन और एडवांस को डिपॉजिट की तरह तो शो नहीं किया गया है। डिपॉजिट की तरह कैसे, बताओ। मान लो ये कंपनी है ए लिमिटेड, इसके एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, कंपनी के पैसे अपने किसी रिलेटिव को या किसी दोस्त को लोन पे दिलाए। अब वो जो लोन था वो बहुत लो इंटरेस्ट पे था, 6%, 4%, मार्केट रेट से कम पे था, मार्केट में 10% रेट चल रही है। और ए ने कहा कि अगर इसको मैं लोन की तरह दिखाया तो ऑडिटर पकड़ लेगा। तो उसने ये कह दिया कि ये कुछ पैसा हमने डिपॉजिट करवा रखा है। क्या करवा रखा है, डिपॉजिट। किसके पास, ये जो रिलेटिव है या जो कंपनी है, जो पर्सन है उसके पास। और जो डिपॉजिट करवाया उस पर हमें 6% या 4% ब्याज मिल रहा है डिपॉजिट पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी लोन को आप डिपॉजिट की तरह नहीं दिखा सकते। ओके, तो ऐसा अगर है तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। नेक्स्ट, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, पर्सनल खर्चों को पीएनएल में तो चार्ज नहीं किए हैं। डायरेक्टर की बेटी को स्विट्ज़रलैंड घुमाने लेके गए, उसके आने जाने का, हवाई जहाज़ का टिकट, ठीक है, बताओ। आप पूछोगे डायरेक्टर की बेटी तक क्यों पहुंच गए आप, यूँ ही आ गया मन में, ठीक है। चलिए, तो पर्सनल खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करना है। और लास्ट, वेयर इट इज स्टेटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, अगर कोई कैश के बदले शेयर अलॉट किया है, बुक्स में ऐसी एंट्री आ रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो देखना है कैश एक्चुअली रिसीव हुआ या नहीं अलॉटमेंट पे। और अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिखाया वो करेक्ट है या नहीं, मिसलीडिंग तो नहीं है। ये 6 पॉइंट पे आपको इंक्वायरी करनी होती है, ये कंपलसरी है। और इनमें रिपोर्टिंग तभी होती है जब कोई गड़बड़ नज़र आती है, मतलब अगर सब कुछ सही है, 6 के 6 पॉइंट, कोई गड़बड़ नहीं है, तो ऑडिट रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र ही नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ तभी जिक्र होगा जब कुछ गड़बड़ है। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी है ऑडिटर की, क्या ड्यूटी टू रिपोर्ट, क्या करना, रिपोर्ट करना। देखते हैं, अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143(2) द ऑडिटर शैल मेक रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, जो अकाउंट्स वो एग्जामिन कर रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट देगा। ये तो हम पढ़ते ही हैं, ऐसे 700 सीरीज हमने पढ़ी थी, ऑडिट रिपोर्टिंग। ऑडिटर ओपिनियन देगा, रिपोर्ट देगा, ठीक है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन कर रहा है उन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्ट के हिसाब से बनाने थे, बैलेंस शीट, पीएनएल, और जो जनरल मीटिंग में रखे जाएंगे, ठीक है। द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट इस एक्ट के हिसाब से या एएस के हिसाब से या एसएस के हिसाब से जो जो मुद्दे बुक्स में आने चाहिए थे वो सारे क्या रिकॉर्ड हुए या
नहीं, ठीक है। जो कंपनी के अफेयर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो है, जो भी है, ठीक है। इस तरह से देखिए, वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट इफ एनी ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, कोई पेंडिंग लिटिगेशन के इम्पैक्ट दिखाए। वेदर कंपनी हैज मेड प्रोविजन, जो किसी लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड था, कोई फोर्सिबल लॉस, फ्यूचर में लॉस आने वाले हैं उनके लिए। वेदर देयर हैज बीन डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट, कोई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर करने में डिले तो नहीं हुआ। ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट है, बाकी जनरली तो आपको रिपोर्ट करना है ऐसे 700 में, जो ऐसे में बताया गया है ना, टाइटल होता है ऊपर, फिर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, की मैटर पैरा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ रही है। ये तो होगी नॉर्मल रिपोर्टिंग। फिर सेक्शन 143(3) कुछ और मुद्दे, इनके ऊपर भी ऑडिटर को क्या करना है, चेकिंग करनी है। चलिए अब ये आगे कल डिस्कस करते हैं। कल एक लास्ट लेक्चर होगा ऑडिट का, कंपनी ऑडिट का, देन इट्स कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही है। आप एक बार उसको रिवाइज कीजिए पूरे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।